Yes, good evening. Good evening, good evening. तो देखो, कल मैंने मॉडल पेपर 2 एग्जिट एग्जाम का और 2 प्रैक्टिस सेट आरआरबी के मैंने अपलोड किए थे। दोनों का रिजल्ट देख लेते हैं कि क्या क्या तुम लोगों ने किया। ठीक, ये स्टेटस है। एवरेज 65 नंबर एवरेज आया है। ठीक, 1 घंटे 9 मिनट मैक्सिमम लिया गया है, जिसमें से इजहर अंसारी 127 नंबर 150 क्वेश्चन में, मीन सबसे अच्छे नंबर इन्हीं के हैं अभी तक पेपर नंबर 2 में। ठीक, शुभदार के 125 है, कपिल कुमार 110, मींस 125 के नीचे कायदे से तो जो क्वेश्चन पढ़े हुए हैं वही क्वेश्चन अगर हम दे रहे हैं तो 140 के नीचे नहीं आने चाहिए, लेकिन 125 जो है सेटिस्फैक्ट्री है, चलेगा इतना। ठीक, अब वहीं पे अगर हम बात करें पेपर नंबर 1 की, 2 पेपर का दिया ना मैंने, कहाँ गया? पेपर नंबर 1 में 43 मींस स्थिति और ज्यादा खराब। मैक्सिमम मार्क्स 115, वो भी मनीषा के, कपिल के 111, कंचन चौधरी 110। इस स्थिति में सिलेक्शन की गुंजाइश नहीं है। एग्जिट एग्जाम की बात कर रहा हूं। ठीक, आरआरबी का केस ले लो। आरआरबी में चूंकि निगेटिव मार्किंग होती है, क्या होती है? निगेटिव मार्किंग होती है, इसलिए मार्क्स और गड़बड़ हो जाते हैं। मैंने पहले भी कहा कि आरआरबी की स्ट्रेटजी, आरआरबी में अगर पास होना है तो निगेटिव मार्किंग से बचना है, इसीलिए प्रैक्टिस सेट में मैंने निगेटिव मार्किंग ऐड कर दी और बिल्कुल 1/3 ऐड की। मींस अगर सही करते हो तो 1 नंबर मिलेगा और गलत करोगे तो 0.33 माइनस हो जाएगा। ठीक है, सही करोगे तो 1 नंबर मिलेगा और गलत करते हो तो 0.33 माइनस हो जाएगा, मींस 1/3। 2 प्रैक्टिस सेट दिए, चेक कर लेते हैं भाई। प्रैक्टिस सेट 1, ठीक, 20%, 20 नंबर एवरेज आए हैं। कितना? 20 नंबर एवरेज। तालिबा रजा के 52 हैं, लीमा विश्वास के 44 हैं, कपिल के 42 हैं। मींस सिलेक्शन क्राइटेरिया में नहीं कहीं कोई फिट बैठ रहा है। कोई भी कैंडिडेट, कोई एक सिंगल बच्चा 20.3 नंबर। 20 पॉइंट में क्यों है? पॉइंट में इसलिए क्योंकि निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग में नंबर बहुत कटते हैं, ये ध्यान कर लो। ठीक, ये पहले की बात करते हैं। दूसरे टेस्ट में देख लो स्थिति क्या है। दूसरे में 20.69 नंबर हैं, मैक्सिमम कंचन चौधरी के 36 नंबर। अब इसी से अंदाजा लगा लो, इनमें वो सारे क्वेश्चन दिए गए थे जो क्वेश्चन कभी ना कभी हमने पढ़ाए हैं। अभी तो बहुत सारे आरआरबी में मॉडल पेपर, बस ये है कि अभी इसी में निगेटिव मार्किंग मैंने नहीं की होती तो यही मार्क्स जो आपके 36-37 आ रहे हैं, ये 50-55 के ऊपर आ जाते, इतना डिफरेंस आ जाता। तो निगेटिव मार्किंग में बेटा, मैंने कई बार कहा, निगेटिव मार्किंग पे कंट्रोल। क्वेश्चन सही करने पे तो ध्यान देना ही है, ऐसा ध्यान देना कि क्वेश्चन गलत ना होने पाए, अदरवाइज सिलेक्शन ना के बराबर है। निगेटिव मार्किंग सबसे खतरनाक होती है। हम लोगों ने गेट का एग्जाम, जीपैट का एग्जाम दिया निगेटिव मार्किंग के साथ, तो निगेटिव मार्किंग की वैल्यू पता होती। 50% क्वेश्चन भी अगर आप सही कर लेते हो
निगेटिव मार्किंग एक भी नहीं करते हो तो सिलेक्शन पक्का। समझ गए? तो निगेटिव मार्किंग पे ध्यान दो, बिना निगेटिव मार्किंग के काम बनेगा नहीं, चाहे जिस चीज की तैयारी कर लो। ओके, चलो भाई फार्मास्यूटिक्स शुरू करते हैं। ये ग्रेड तुम लोग नहीं देख सकते, तुम लोग क्या करते हो, एक एक कैंडिडेट की लिस्ट मेरे पास मौजूद है। मैंने कहा था सभी बच्चे, फिर भी सभी बच्चों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, फिर भी सभी बच्चों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, राइट? अब यही, इसी से समझ लो सीरियसनेस कितनी है। चलो भाई शुरू की जाए। What will happen to the pH of buffer solution when a small amount of strong base is added? pH will, अगर किसी बफर में स्ट्रॉन्ग बेस मिलाते हैं, हाँ भाई, तो तुम लोगों ने, बहुत बच्चे कह रहे थे सर 25 तारीख को रिजल्ट आ रहा, मैंने कहा हम कॉपी नहीं चेक कर पाएंगे 25 तक क्या करोगे? हैं? क्लियर हो गया ना? यूपीबीटी ने बोल दिया ना कि सितंबर में रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। क्लियर हो गया? तो जो नोटिस आती है, इस तरह की नोटिस हम लोगों ने न जाने कितनी देखी हैं। चलो भाई, व्हाट विल हैपन टू पीएच ऑफ बफर? स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर ऐड किया गया है तो थोड़ा सा पीएच बढ़ जाएगा। ओके, अगर क्वेश्चन अनअटेंडेड है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, निगेटिव मार्किंग अनअटेंडेड क्वेश्चन पे नहीं होती, उसके 0 मार्क्स हो जाएंगे। बस तुम्हें क्वेश्चन गलत नहीं करना है, इसकी प्रैक्टिस, इसीलिए मैंने 2 प्रैक्टिस सेट दिए आपको आरआरबी के, कि प्रैक्टिस करो, पता तो चले। समझ गए? अदरवाइज निगेटिव मार्किंग पे कंट्रोल। अब जितनी प्रैक्टिस सेट बनाऊंगा, हर हफ्ते 4-5 प्रैक्टिस सेट दूंगा, और बस तुम्हारी कोशिश ये होनी चाहिए, भले तुम सही कम करो, तुम्हारी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तुम्हारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इसकी प्रैक्टिस धीरे धीरे कर लो, बड़े आराम से रिकवर हो जाएगा। जनवरी में पेपर होना है डियर, बहुत समय है, अगर ढंग से पढ़े। याद रहे 5-6 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो स्ट्रगल तगड़ा है, लेकिन अगर निगेटिव मार्किंग एक ऐसी चीज है कि निगेटिव मार्किंग पे अगर कंट्रोल कर ले गए तो काम हो जाएगा। ओके, यस, व्हाट विल हैपन टू द पीएच? ठीक है, स्लाइटली इंक्रीज। व्हाट हैपेंस टू द पीएच ऑफ बफर व्हेन इट इज डाइल्यूटेड? वैसे भी अभी एग्जिट एग्जाम अगले महीने हो जाए, उसका थ्योरी क्लासेस में भी चलवा देंगे, और यहां पे भी हम आपकी क्वेश्चन करवाएंगे। 50 क्वेश्चन बेटा, देखो जो जितना जरूरी है उतने का ही। 70 नंबर एग्जिट एग्जाम में आता है फर्मा का, तो 70 नंबर का मैंने फर्मा का पेपर 1 पेपर 2 का एग्जिट एग्जाम का बना दिया नॉन। ठीक है, तो इसी, सॉरी 150 क्वेश्चन का एग्जिट एग्जाम का बना दिया। 70 नंबर का आरआरबी में आया फर्मा का, बाकी 30 नंबर का नॉन फर्मा का तैयार हो रहा है। नॉन फर्मा तैयार हो जाएगा, पूरे 100 नंबर की 100 क्वेश्चन की व्यवस्था तुम्हारी हो जाएगी। ओके, व्हाट हैपन टू द पीएच ऑफ बफर व्हेन इट इज डाइल्यूटेड? अगर डाइल्यूट किया जाएगा तो क्या होगा? यस, अगर डाइल्यूट किया जाएगा तो क्या होगा? डाइल्यूट किया जाएगा तो ऑलमोस्ट अनचेंज रहेगा। डाइल्यूट किया जाएगा तो ऑलमोस्ट अनचेंज रहेगा। बस क्वेश्चन पे ध्यान दो, एमसीक्यू पे फोकस करते हैं। ठीक, मेहनत करो, मेहनत। इतने सोचो, 5000 से ज्यादा एमसीक्यू करवा दिए मैंने, टेस्ट सीरीज में कितने सारे मैंने डाल दिए, किसी बुक में नहीं मिलते इतने, राइट? चलो, व्हाट इज द फार्मास्यूटिकल इंप्योरिटी? फार्मास्यूटिकल इंप्योरिटी क्या है? व्हाट इज द फार्मास्यूटिकल इंप्योरिटी? सारा सब्जेक्ट कवर करने, जितना मैं कवर कराता रहूं उतना कवर करते रहो। सब कुछ कवर नहीं कर पाओगे, 30-32 सब्जेक्ट पॉसिबल नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको कवर करते चलो। वैसे भी भाई जनरल कोटे में 45% क्वालिफाइंग, बाद में मेरिट पे आ जाओगे, इसलिए परेशान मत हो उसको लेके। व्हाट इज द फार्मास्यूटिकल इंप्योरिटी?
यस, अनइंटेंडेड सब्सटेंस इन द ड्रग प्रोडक्ट, अनडिजायर्ड सब्सटेंस, अनइंटेंडेड जिस जो हमने नहीं मिलाया, जो इम्प्योरिटी, अनडिजायर्ड जिसकी कोई जरूरत नहीं है ना। Which of the following is a common source of impurity in pharmaceuticals? पहली यूनिट पढ़ा रखा है ना, फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन है। हमने पहले भी तुम लोगों से कहा था कि जो थ्योरी मैंने अपलोड कर रखी है, शुरुआत की पहली दूसरी यूनिट पढ़ लेना, पहली दूसरी यूनिट से ही क्वेश्चन बनेंगे। याद रहे इसमें केमिस्ट्री से रिलेटेड जो जनरल साइंस या इन्वायरमेंटल साइंस है, केमिस्ट्री की स्पेशली, वो सब मैं इसी में कवर कर दूंगा, केमिस्ट्री का ही पार्ट रहेगा। ठीक, यस। रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, स्टोरेज कंडीशन, सभी हैं जहां से इंप्योरिटीज आ सकते हैं, सभी सोर्स हैं। क्लियर? व्हाट इज द टर्म इंप्योरिटी दैट आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द ड्रग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस? व्हाट इज द टर्म फॉर इंप्योरिटीज that are formed during the drug manufacturing process? प्रोसेस में अगर इंप्योरिटी आ गई, फॉर्म ड्यूरिंग द ड्रग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो उसको क्या बोलोगे? इन प्रोसेस रिलेटेड। भाई स्टार्टिंग में देखो ना, रॉ मटेरियल में आई, राइट, रॉ मटेरियल से नहीं आया, किस में आया है? इन प्रोसेस से, है ना, प्रोसेस के बीच में। यस, ठीक, तो इसको बोलेंगे प्रोसेस रिलेटेड इंप्योरिटी। प्रोसेस रिलेटेड में भाई तुम्हारा डिस्पेंसिंग भी हो सकता है ना, ग्रेनुलेशन हो सकता है, कंप्रेशन हो सकता है ना, कोटिंग हो सकता है, पैकेजिंग हो सकता है। जिस रिएक्शन में, जिस रिएक्शन वेसल में रिएक्शन कराई जा रही है, वो भी हो सकता है। व्हाट इज द कॉमन मेथड ऑफ डिटेक्टिंग द इंप्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल्स? कॉमन मेथड डिटेक्ट करना इंप्योरिटीज का। यस, व्हाट इज द कॉमन मेथड फॉर डिटेक्टिंग द इंप्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल्स? कॉमन मेथड क्या है इंप्योरिटीज डिटेक्ट करने का? बिल्कुल सही, क्रोमेटोग्राफी हो, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, या कोई भी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, कोई भी है, ये सारे मेथड्स हैं जिससे हम इंप्योरिटीज को डिटेक्ट कर सकते हैं। विच इंप्योरिटीज टाइप इन, अब देखो ध्यान से, सिर्फ इस बात पे फोकस मत करो, देखो क्वेश्चन पढ़ने का तरीका होना चाहिए, सॉल्व करें। तुमने सॉल्व किया क्या? क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द कॉमन मेथड डिटेक्टिंग द इंप्योरिटीज? कॉमन मेथड डिटेक्टिंग द इंप्योरिटीज, है ना, बंदी कर दो इसको। हाँ, कॉमन मेथड डिटेक्टिंग इंप्योरिटीज। अब तुमने देख लिया, सिर्फ तुमने क्या किया, तुम्हारे दिमाग में आया कि ऑल ऑफ द अबव ये सारे मेथड हैं। अब यहां पे जो मैंने नोट्स बनाने के लिए तुमसे कहा था ना, बिल्कुल इंप्योरिटीज डिटेक्ट करने के मेथड कौन से? अच्छा, क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सब क्या मेथड्स हैं। अगली बार कहीं क्रोमेटोग्राफी आ जाए तो तुम पता लगा लोगे कि भाई क्रोमेटोग्राफी चाहे एचपीएलसी हो, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। भाई क्रोमेटोग्राफी कई तरीके की है ना, एचपीएलसी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, एचपीटीएलसी हो सकती है, हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ये सब डिटेक्ट बताएंगे कि भाई यहां पे इतनी इंप्योरिटीज हैं। तो तुमको क्वेश्चन, तुम्हारा अप्रोच ऐसी होनी चाहिए कि ठीक, सिर्फ ऑल ऑफ द अबव से मतलब नहीं, वो तो सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए था, हमें तरीके पता चल गए कि भाई मास स्पेक्ट्रोस्कोपी या क्रोमेटोग्राफी से पता लगाया जा सकता है। ठीक, which impurities type includes the heavy metals such as lead and arsenic? lead and arsenic ये किस तरीके की इंप्योरिटी है? which impurity type, देखो 150 क्वेश्चन करने हैं तो जितना टाइम दिया जाए उतना टाइम लेना चाहिए तुमको। 3 घंटे दिया गया तो 3 घंटे लो। अगर तुम उसको 1 घंटे में कर देते हो, आधे घंटे बर्बाद कर देते हो, तो आधा घंटा तुम्हारे लिए कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। यस, कौन सी है भाई? लेड और आर्सेनिक, ये क्या है? इनऑर्गेनिक हैवी मेटल्स। तो ये इंप्योरिटीज कौन सी होगी? इनऑर्गेनिक इंप्योरिटी। नोट कर लो, कुछ बच्चे इसको भी गलत कर रहे हैं, कुछ लोग रेसिडुअल सॉल्वेंट बोल रहे हैं। सॉल्वेंट कहां है भाई? इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज है। व्हाट डज द टर्म रेसिडुअल सॉल्वेंट रेफर टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंप्योरिटीज? रेसिडुअल सॉल्वेंट। अब बताओ भाई, कुछ लोग रेसिडुअल सॉल्वेंट बोल रहे थे ना पीछे वाले में, आगे आ जाओ।
तो भाई जो भी सॉल्वेंट है, रेसिडुअल मतलब बचा हुआ सॉल्वेंट, बचा हुआ सॉल्वेंट, और वो सॉल्वेंट कहां तक बचता है, वो सॉल्वेंट एंड तक बचता है। मींस उस सॉल्वेंट का असर जब हम HPLC, HPTLC, स्पेक्ट्रोस्कोपी या क्वालिटी कंट्रोल किसी भी मेथड से पता लगाते हैं, तो फाइनल प्रोडक्ट में हमको ट्रेसेस मिलते हैं सॉल्वेंट के। ये क्या है, रेसिडुअल सॉल्वेंट, वो सॉल्वेंट जो पूरी तरीके से फाइनल प्रोडक्ट से रिमूव नहीं हुआ, जो कि एक तरह के फार्मास्यूटिकल इंप्योरिटी की कैटेगरी में आता है। ध्यान रहे, तुम्हारे नॉलेज में गलती नहीं है, दो चीजों में गलती करते हो, एक जल्दबाजी करने में, दूसरा क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते। क्वेश्चन पढ़ते हो तो सारे के सारे ऑप्शन नहीं पढ़ते और समझ नहीं पा रहे हो। तो इतने क्वेश्चन करा दिए, समझने की कोशिश। देखो कहते ना कि भाई जब बच्चा छोटा होता है तो काखा गाघा नहीं पढ़ पाता है, ABCD नहीं पढ़ पाता है, लेकिन धीरे धीरे करके कोशिश करता है, काखा गाघा पढ़ता है, फिर दो अक्षर के शब्द पढ़ता है, फिर मात्राओं वाले शब्द पढ़ता है, फिर धीरे धीरे करके वाक्य पढ़ना शुरू कर देता है। वही स्थिति तुम्हारी, अगर आज तुमको नहीं आता, इससे फर्क नहीं पड़ता। यहां इसीलिए तो एक एक चीज सिखाई जा रही, धीरे धीरे कोशिश करनी पड़ेगी। अगर तुम इस जल्दबाजी में रहोगे ना, पहले हमें आंसर देना, आंसर सही हो चाहे गलत हो, कभी कामयाब नहीं होगे। ये युग खरगोश बनने का नहीं है, कछुआ बनने का है। कछुआ बनो। अगर तुम देखो, दो तीन तरह के बच्चे होते हैं। एक बच्चे होते हैं कि क्लास में हमेशा हाँ में हाँ, कोई बात हो यस सर, है ना, कोई टीचर पूछे, उसको पता है चाहे नहीं पता, उसका यस सर निकलना है, सर हम बताएं, सर हम बताएं, ओवर कॉन्फिडेंट। ऐसे बच्चों को क्लास में इंटरनल मार्क्स जरूर ज्यादा मिल जाते हैं, लेकिन एक्सटर्नल मार्क्स ऐसे बच्चों को बहुत कम। क्यों? क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट, उनके पास कॉन्सेप्ट नहीं है, उनको बस ये है कि हाँ बस हमें जवाब देना है। और कुछ बच्चे बहुत शांत होते हैं, टीचर को भी नहीं पता होता कि ये बच्चा इतना ब्रिलियंट है। जब सेशनल में चेक करने जाते हैं टीचर 20 में 20 नंबर, एक्सटर्नल में चेक करते हैं, बताओ 90% नंबर आए, 95% नंबर ले आते हैं। समझ गए? तो यस सर कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी असली बहादुरी है एग्जाम निकालने में, यहां पहले आंसर देने में नहीं है। बेटर है कि कोशिश करो हर चीज को पढ़ने की। नहीं समझ में आता मुझे बताओ, मैं 10 बार समझाऊंगा। समझ गए? व्हाट इज द एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर, कुछ लोगों को है मैं बस एक दिन में 200 क्वेश्चन कर लूं, एक दिन में 500 क्वेश्चन करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं मिलेगा उससे। 15 करो, लेकिन 15 के कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि उन 15 को कितना भी मॉडिफाई कर दिया जाए, वो 15 क्वेश्चन चाहे जिस तरीके से घुमा फिरा के पूछ लिए जाए, 15 के 50 क्वेश्चन बना ले उन 15 में को बेस बना के, तुम्हारे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। ये स्ट्रेटजी जिस दिन ले आओगे कोई फेल नहीं कर पाएगा। What is the acceptable limit for an impurity in pharmaceutical product usually based on? Yes, acceptable limit. कैसे पता चलेगा कोई भी चीज कि ये इम्प्योर है या ये प्योर है, इसकी लिमिट कैसे पता चलेगी? यस भाई, जैसे दवाएं बनाते हो, दवा के बनाते हो तो उसमें क्या लिखा रहता है, पैरासिटामोल प्लस एज पर आईपी, पैरासिटामोल एज पर बीपी, पैरासिटामोल एज पर यूएसपी। तो इसका मतलब ये होता है कि भाई पैरासिटामोल जो बनाई गई है इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग बनाई गई है, ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग बनाई गई है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, मींस जो रेगुलेटरी गाइडलाइंस हैं उन्होंने अपनी रिसर्च कर रखी है कि उनके देश में कितनी ज्यादा तक कोई भी चीज की इंप्योरिटी चल सकती, तो वो स्टैंडर्ड्स हैं, है ना। जैसे लिमिट टेस्ट में हम स्टैंडर्ड्स कैसे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, हमने बताया था इंडियन फार्माकोपिया के मोनोग्राफ को देख के, है ना। यस, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ हाई लेवल ऑफ इंप्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट? अगर जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है आप बना रहे हो कोई भी चीज, अगर उसमें इंप्योरिटी ज्यादा है तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? इंप्योरिटी ज्यादा है तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा भाई? अगर इंप्योरिटी ज्यादा हो गई, यस, उसकी स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगी। पोटेंशियल हेल्थ रिस्क मींस पहली चीज तो दवा स्टेबल नहीं रहेगी, और कोई पेशेंट खाएगा तो जो फायदा होने वाला था उससे कहीं ज्यादा का नुकसान होने की संभावना होती है, राइट। Which piece of glassware is used for precise measurement of liquid volume? केमिस्ट्री से रिलेटेड जितनी चीजें हैं
हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट में, चाहे बताया ना, चाहे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की बात कर लो, चाहे नॉर्मल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर लो, चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर लो, सारी चीजें हम केमिस्ट्री में ही कवर कर लेंगे। क्लियर है ना? यस, क्वेश्चन समझने में दिक्कत होती, कोशिश करो हर सवाल का इसीलिए हिंदी में मतलब समझाते हैं। धीरे धीरे करके कोशिश करो, जैसे ABCD पढ़ते पढ़ते शब्द, सेंटेंस और स्टोरीज पढ़ना सीख गए, वैसे क्वेश्चन सीख जाओगे। यस, प्रिसाइज मेजरमेंट लिक्विड, लिक्विड को भाई मेजरमेंट काहे से करते हो? लो भाई बच्चों ये बताओ, कभी तुम, या तो तुम कभी लैब में नहीं गए, है ना? जितने बच्चों ने बीकर बताया, ये बच्चे कभी लैब में नहीं गए, इनके यहां केमिस्ट्री का कोई प्रैक्टिकल नहीं हुआ, ये मैं मान सकता हूं। कुछ लोग टेस्ट ट्यूब बता रहे हैं, कुछ लोग अर्लन मेयर फ्लास्क बता रहे हैं, क्योंकि ग्रेजुएटेड सिलेंडर क्या है उनको पता ही नहीं है। जो लैब में कभी नहीं गया वो सीधा कहेगा सर बीकर से ले लो, 100 ml, 200 ml, 500 ml है हमारे पास, हमारे कॉलेज में वे 10-10 ml के बीकर हैं। कभी भी लैब में बीकर से मेजरमेंट नहीं करते, मेजरमेंट के लिए ग्रेजुएटेड सिलेंडर, जिसको आपकी लैब की लोकल लैंग्वेज में मेजरिंग सिलेंडर नाम दिया जाता है। मेजरिंग सिलेंडर नाम दिया जाता है। भाई मेजरिंग सिलेंडर मैंने सिर्फ इसलिए नहीं दिया यहां पे नाम, क्योंकि मेजरिंग सिलेंडर दो तरीके के होते हैं, ग्रेजुएटेड होते हैं, नॉन ग्रेजुएटेड होते हैं। ग्रेजुएटेड मतलब पढ़ा लिखा, ग्रेजुएटेड सिलेंडर मतलब पढ़ा लिखा सिलेंडर। अब पढ़ा लिखा सिलेंडर क्या तुमने देखा होगा कि भाई इस तरीके से करके लैब में तुम्हारे पास रहता है। अब इसमें क्या मार्किंग होती है, इसी मार्किंग को बोलते हैं ग्रेजुएशन। पढ़ा लिखा मतलब ग्रेजुएशन, है ना? नॉन ग्रेजुएटेड में ये मार्किंग नहीं होती, सिंपल लिख दिया बीच में 25 ml, ऊपर लिख दिया 50 ml, बीच की मार्किंग नहीं होती। क्लियर? तो किसी भी मेजरमेंट में आपको एकदम एग्जैक्ट, भाई लैब की बात है तो ग्लासवेयर, भाई केमिस्ट्री लैब हो चाहे सोटिक्स की लैब हो, कोई भी लैब हो, मेजरमेंट के लिए, है ना, मेजरमेंट के लिए क्या करते हैं हम? ग्रेजुएटेड सिलेंडर या मेजरिंग सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। What is the primary use of ब्यूरेट in the laboratory? भाई ब्यूरेट का क्या इस्तेमाल है? ब्यूरेट का क्या इस्तेमाल है? यस, ब्यूरेट पढ़ा होगा तुमने, है ना? तो ये क्या है? दिस इज ब्यूरेट। और ये क्या है? ब्यूरेट स्टैंड है। ठीक, ब्यूरेट स्टैंड काहे में इस्तेमाल होता है? टाइट्रेशन में इस्तेमाल होता है। टाइट्रेशन है ना, टाइट्रेटिंग द सॉल्यूशन विद हाई प्रिसीजन। ठीक है। अ फ्लास्क विद अ नैरो नेक एंड फ्लैट बॉटम यूज्ड टू मिक्स हीट सॉल्यूशन इज, भाई क्या कह रहा है? नैरो नेक। अब ध्यान से खुद ही सोचना, फ्लैट बॉटम, नैरो नेक एंड फ्लैट बॉटम क्या है भाई? अर्लेन मेयर फ्लास्क, क्या नाम देते हैं? अर्लेन मेयर फ्लास्क, या फिर इसी को बोलते हैं कोनिकल फ्लास्क। ठीक। What type of glassware is typically used for conducting the reaction and observing the change in laboratories? ग्लास, देखो बताया ना, प्रैक्टिकल थ्योरी सब कुछ, जितना कुछ भी केमिस्ट्री से जुड़ता है सब चीजें इसी केमिस्ट्री में कवर कर देंगे। ठीक है। ग्लासवेयर टिपिकली यूज्ड फॉर कंडक्टिंग रिएक्शन एंड ऑब्जर्विंग द चेंज इन लेबोरेटरी, बिल्कुल सही है, दैट इज टेस्ट ट्यूब। ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फनल इन द लेबोरेटरी? भाई फनल है, फनल से क्या काम करते हो? तो ये क्या है? फनल ही तो है। फनल में क्या करते हैं हम?
यस, फिल्टर पेपर लगा देते हैं और फिर लिक्विड को पोर कर देते हैं, जिसकी वजह से इंप्योरिटीज या सॉलिड एक्सट्रैक्ट जो भी निकालना होता है वो हमारा सेपरेट आउट हो जाता है। ठीक है। यस, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस द टेस्ट ट्यूब प्राइमरली यूज्ड? यस, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस इज द टेस्ट ट्यूब प्राइमरली यूज? किस लिए यूज होता है भाई? बिल्कुल सही है, फॉर हीटिंग एंड मिक्सिंग द स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सब्सटेंस। Which glassware is designed to contain a specific volume of liquid accurately? Which glassware is designed to contain a specific volume? Yes, which glassware is designed to contain a specific volume of liquid accurately? कोनिकल फ्लास्क से कभी भी स्पेसिफिक वॉल्यूम, एक्यूरेट वॉल्यूम कभी भी मेजर नहीं करते। मेजरिंग के लिए जरूरत होती है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क की। इसीलिए जब भी हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते हैं, जब सॉल्यूशन बनाते हैं और कहा जाता है कि वॉल्यूम मेकअप अप टू 50 ml, वॉल्यूम मेकअप अप टू 100 ml, तो क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं मेकअप करने के लिए, यूज वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। तुम लोगों के आंसर इतने गलत हो रहे हैं, इसीलिए मुझे मालूम था कि ये प्रैक्टिकल का पोर्शन तुम्हारा वीक है, तो हमने कहा थोड़ा सा नॉलेज तुम्हारे पास एटलीस्ट केमिस्ट्री लैब के ग्लासवेयर के होने चाहिए कि किसका क्या इस्तेमाल है, राइट। अब व्हाट टाइप ऑफ ग्लासवेयर इज ऑफन यूज्ड टू प्रिपेयर एंड स्टोर द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन? भाई ग्लासवेयर कौन सा है जिसको सॉल्यूशन बनाने और स्टोर करने के लिए जरूरत पड़ती है? सब भूल गए, भूलना नहीं है, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, है ना। सॉल्यूशन बनाते भी हैं और सॉल्यूशन बना के जब तक हमारा टाइट्रेशन पूरा नहीं हो जाता हम स्टोर करते हैं। बीकर में भी स्टोर किया जा सकता है, लेकिन कुछ समय के लिए, सिर्फ कुछ समय के लिए, राइट। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बीकर में नहीं, स्टैंडर्ड देखो मिक्सिंग वगैरह में बीकर ले सकते हो, लेकिन जब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने की बात आएगी तो स्टैंडर्ड वॉल्यूम मेकअप करने की बात आएगी। और हमने पहले भी कहा वॉल्यूम मेकअप सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, उसका नाम ही यही है, वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूम का मेजरमेंट फ्लास्क। वॉल्यूमेट्रिक मतलब वॉल्यूम मेजरमेंट, वॉल्यूम को मेजर करने वाला फ्लास्क। Which type of glassware would you use to separate a solid from liquid? बताओ भाई, सॉलिड को सेपरेट करना है, यस, मोस्ट अप्रोप्रिएट, यस, वॉल्यूमेट्रिक, बिल्कुल सही है ना। यस, सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट करना है तो फनल के पास, फनल में क्या लगा दोगे भाई, ये फनल है और इस फनल में लगा दोगे फिल्टर पेपर, है ना, फिल्टर पेपर लगा दोगे। कुछ भी प्योर करोगे तो नीचे आपका लिक्विड आ जाएगा और सॉलिड रिटेन हो जाएगा, यहीं पे सॉलिड रिटेन हो जाएगा, यहीं पे रुक जाएगा, ठीक है। तो फनल विद फिल्टर पेपर, क्लियर, यस, सॉलिड ऊपर रह जाएगा। विच टाइप ऑफ ग्लासवेयर बेस्ट फॉर कंडक्टिंग टाइट्रेशन? टाइट्रेशन किया है ना भाई, स्टैंडर्डाइजेशन तो तुम्हारे प्रैक्टिकल में है। प्रैक्टिकल का जब जॉब कार्ड देखते होगे, जब भी लैब में जाओगे तो एक जॉब कार्ड मिलेगा, लैब की एंट्री में ही जॉब कार्ड होगा। टोटल 25, मिनिमम 25 प्रैक्टिकल कराने होते हैं, पूरे 25 प्रैक्टिकल का किस दिन कौन सा प्रैक्टिकल होगा सारा टाइम टेबल लिखा रहता है विद ऑब्जेक्ट, है ना, उसी को बोलते हैं जॉब कार्ड। तो किसी बच्चे को बताना नहीं पड़ता, बच्चा देख के समझ जाता अच्छा आज ये प्रैक्टिकल होना है, किसी से पूछने की जरूरत, उस जॉब कार्ड से पता चल जाता है। तो स्टैंडर्डाइजेशन के आपके उसमें प्रैक्टिकल भी हैं, तो फिलहाल स्टैंडर्डाइजेशन या टाइट्रेशन को ब्यूरेट से करते हैं। Which of the following use measure a small quantity of liquid accurately? Which of the following is used to measure a small quantity?
बिल्कुल सही, स्मॉल क्वांटिटी के लिए पिपेट की जरूरत होती है, पिपेट। अब ये मत कहना कि पिपेट नहीं पता तुमको, ठीक। यस, विच रिएजेंट इज यूज्ड कॉमनली इन द लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड? लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड कौन सा रिएजेंट यूज होता है? यस, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, है ना। तो भाई क्लोराइड आयन लेते हैं, ठीक, सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं, जिससे क्या होता था, AgCl, सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट, और NaCl, अगर सोडियम क्लोराइड लिया तो NaCl निकल जाता है ना, ठीक, NaCl बाहर चला जाता था। तो ये क्या होता था, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट हो जाता था, जो रिस्पॉन्सिबल होता था काहे के लिए, टर्बिडिटी के लिए, यानी क्या जरूरी है, यह सिल्वर नाइट्रेट, है ना। देवेश डबल वाइस आ रहा है, एक बार रिफ्रेश करो, सही हो जाएगा बेटा। Which of the following indicate a positive result in the limit test for chloride? Yes, पॉजिटिव रिजल्ट कैसे पता चलेगा, इंडिकेट पॉजिटिव रिजल्ट, भाई पॉजिटिव रिजल्ट आया, या हमने कहा ऑब्जर्वेशन में कि ये रिजल्ट पास है, तो कैसे, यस, व्हाइट प्रेसिपिटेट की वजह से, क्योंकि जितना ज्यादा व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा उतना ज्यादा टर्बिड होगा, उतना ज्यादा ओपेक सॉल्यूशन होगा। Which reagent is used limit test of sulfate? Limit test for sulfate. Which reagent is used for limit test? Yes, बिल्कुल सही, that is बेरियम क्लोराइड, है ना, बेरियम क्लोराइड। सल्फेट आयन की रिएक्शन बेरियम क्लोराइड के साथ कराते हैं, क्या बनता था, बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट जो व्हाइट कलर का होता था, यहां पे भी सेम जैसे हम क्लोराइड का लिमिट टेस्ट में देखते थे, यहां पे भी व्हाइट प्रेसिपिटेट आता, जिससे कि क्या होता था, टर्बिट हो जाता था, और उसी का कंपैरिजन करते थे स्टैंडर्ड के साथ। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिपिटेट फॉर्म द सल्फेट लिमिट टेस्ट? सल्फेट लिमिट टेस्ट में प्रेसिपिटेट किसका बनता था, प्रेसिपिटेट, यानी फाइनली रिजल्ट क्या आता था, तो रिजल्ट आता था बेरियम सल्फेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट इसी का बनता था, बेरियम सल्फेट का, राइट। वाई इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड एडेड, हाइपो मतलब सोडियम थायोसल्फेट लिख लेना, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, राइट। Yes, what will be the pH at the equivalent point in the titration of weak acid and strong base? What will be the pH at equivalent point in the titration of weak acid and strong base? Weak acid बोले तो सपोज करो CH3COH यानी एसिटिक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस यानी NaOH, ठीक। वीक एसिड है, वीक एसिड मान लिया कितना 5-6 pH होगा, इसका कितना 13-14 pH होगा। अगर कुछ भी कर लो तो pH क्या है, एवरेज भी निकाल लो। संतोष साहू कह रहे हैं कि दिस वन, बेटा पहले तो समझो चीजों को, ये क्या है, ये होता है मगरमच्छ का मुंह, क्या है, मगरमच्छ का मुंह है, जिस तरफ मगरमच्छ का मुंह खुलेगा उस तरफ चीजें बड़ी होंगी, जिस तरफ मगरमच्छ का मुंह मतलब जिधर से खुलेगा मतलब पीछे की तरफ छोटा, और मगरमच्छ के मुंह की तरफ जो होगा वो बड़ा होगा, मगरमच्छ के मुंह की तरफ जो होगा बड़ा। आप सोच के देखो 5-6 pH इसका है, ठीक, 13-14 इसका है, अगर एवरेज निकालोगे तो क्या होगा, 7 से कम होगा कि 7 से ज्यादा होगा कि 7 आएगा। भाई सिंपल सी चीज है, देखो जितना ज्यादा, पहले तो देखो, पहले तो कॉन्सेप्ट मुझे ये बताओ कि एक बीकर है ना, एक बीकर में हमने वीक एसिड लिया CH3COH, वीक एसिड है, ठीक, फिर लिया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस। अब ये जो सॉल्यूशन है इसका नेचर क्या होगा बताओ,
इसका नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, एसिडिक नेचर होगा कि बेसिक नेचर होगा है, या न्यूट्रल होगा, बताओ। देखो 2-3 केस ले लो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कुछ बच्चे हैं कंफ्यूज हो रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक। एक हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, एक हमने स्ट्रॉन्ग बेस लिया, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अब ये सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा बताओ। दूसरा, हमने एक बीकर लिया हमने, उसमें क्या किया, एक बीकर में हमने लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl लिया, ठीक। अब बताओ भाई, इधर वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसका नेचर क्या होगा, बेसिक होगा। इधर स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा, ठीक। ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, ये कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक। पीएच की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, पीएच की बात करते हैं भाई। स्ट्रॉन्ग एसिड भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस यानी न्यूट्रल हुआ तो इसका पीएच कितना होगा, 7 होगा, ठीक। वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड यानी इसका ये कितना है, एसिडिक है, एसिडिक नेचर है, एसिडिक नेचर है, इसका मतलब क्या होगा, एसिडिक नेचर है, इसका मतलब इसका पीएच 7 से कम होगा, पीएच 7 से कम होगा भाई। इस तरफ वाला क्या है, 7 से कम ही होगा ना। अब इधर बेसिक है, इधर क्या है, बेसिक है मतलब 7 से ज्यादा होगा, इधर जो भी होगा वो 7 से ज्यादा होगा। 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, बेसिक नेचर। तो सही आंसर बताओ भाई। अब बताओ, अब तो मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बताओ कि भाई इक्विवेलेंट पॉइंट इन द टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब क्या होगा, समझ गए, आंसर क्लियर। चलो भाई देखो, सबने सही है जवाब दे दिया। बस याद रखना कि ये जो है ना, ये मगरमच्छ का मुंह है, मगरमच्छ के मुंह के सामने जो कुछ होगा वो बड़ा होगा, मगरमच्छ के मुंह के पीछे जो होगा वो छोटा होगा। कभी भी देखो कहा जाए 8 और 6 में कौन बड़ा है, तो मगरमच्छ का मुंह किधर खोलोगे, मगरमच्छ का मुंह इस तरफ खोलोगे, ठीक। कहा जाए 100 और 200 कौन बड़ा है, मगरमच्छ का मुंह किधर खोलोगे, इस तरफ खोलोगे, क्लियर। तो आंसर हमारा क्या हुआ, 7। यहीं पे आ जाता है इक्विवेलेंट पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो कितना हो जाता, 7। यहीं पे क्वेश्चन आ जाता कि इक्विवेलेंट पॉइंट इन द टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो क्या हो जाता, उस केस में तुम्हारा डी वाला आंसर हो जाता। यहां पे क्या है, यहां पे बी वाला आंसर सही है, ठीक। सिंपल सी चीज थी, कहीं कुछ नहीं, न जाने कितने बार तुमने एसिड बेस पढ़ा होगा। बफर रीजन इज रिप्रेजेंटेड बाई, बफर रीजन इज रिप्रेजेंटेड बाई, बफर रीजन जैसे टाइट्रेशन कर्व बनाते हैं तो उसमें भाई कुछ रीजन आते हैं कि जब उसके बाद वो बफर मेंटेन हो जाता है, फिर एसिडिक बेसिक नेचर चेंज होना कुछ देर के लिए बंद हो जाता है ना। मींस कह सकते हो फ्लैट कर्व बिफोर द इक्विवेलेंट पॉइंट, फ्लैट कर्व बिफोर, यस बिल्कुल सही है, फ्लैट कर्व बिफोर द इक्विवेलेंट पॉइंट, ठीक। पीएच रेंज ऑफ मिथाइल ऑरेंज एज एन इंडिकेटर, किस रेंज पे ये काम करता है, पीएच रेंज किस पीएच रेंज पे मिथाइल ऑरेंज एज ए इंडिकेटर काम करता है। मैंने बताया था कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पहली और दूसरी यूनिट के एमसीक्यू ज्यादा कराए जाएंगे, बताया था। मिथाइल ऑरेंज किस पीएच रेंज में, बेसिकली 3 से 5 है ना, पीएच रेंज ऑफ मिथाइल ऑरेंज इज इंडिकेटर 3 से 5 रेंज, चेंज कलर फ्रॉम रेड टू येलो, पीएच रेंज मेकिंग स्टेबल स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस।
भाई कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस के बीच में जब टाइट्रेशन करते हैं, जब वीक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के बीच में टाइट्रेशन करते हैं, यस, तब वहां पे बस नोट करो इसको, है नोट करो इस पॉइंट को कि मिथाइल ऑरेंज किस केस में इंडिकेटर का इस्तेमाल होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस जब होगा तो मिथाइल ऑरेंज। हालांकि ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में सब पढ़ाया हुआ है ना, एसिड बेस टाइट्रेशन में। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड कैन बी कैलकुलेटेड बाई, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड की बात की जा रही है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड कैन बी कैलकुलेटेड बाई, कैसे कैलकुलेट करोगे भाई, यहां पे चूंकि एसिड पूछा जा रहा है तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी, यहीं पे बेस पूछा जाता तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी होती। नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द नॉर्मल रेन वाटर इज एसिडिक ड्यू टू, नॉर्मल रेन वाटर, पानी का पानी, बारिश का पानी एसिडिक होता है किसकी वजह से, एसिडिक होता है किसकी वजह से, ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, एसिडिक बिकॉज रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, पानी रिएक्ट करता है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और क्या बना लेता है, कार्बोनिक एसिड। बेटा वो एसिड रेन अलग केस है, ये नॉर्मल की बात की जा रही, नॉर्मल एसिड, नॉर्मल रेन की बात की जा रही, एसिड रेन की बात नहीं की जा रही। एसिड रेन में सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे। यहां पे सिंपली नॉर्मल रेन की बात हो रही, जो सिंपल बारिश का पानी है वो स्लाइट एसिडिक होता है, 7 से कम पीएच उसका होता है, 7 से कम पीएच होता है, राइट, यस। क्यों, क्योंकि भाई यस, पानी, जो पानी है वो कार्बन, जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ मिलके कार्बोनिक एसिड बना लेता है, क्या बना लेता है, कार्बोनिक एसिड HCO3 बना लेता है, जिसकी वजह से नॉर्मल रेन वाटर स्लाइट एसिडिक होता है। ब्लीचिंग पाउडर केमिकल नेम इज, बताओ भाई, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम बताओ, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम, यस, ब्लीचिंग पाउडर केमिकल नेम, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइट या CaOCl2 का होल ट्वाइस भी बोलते हैं, ध्यान रहे, नोट कर लेना। बेकिंग पाउडर इज, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम टार्टरिक, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम टार्टरिक को क्या बोलते हैं, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर। When milk of magnesia react with acetic acid to produce, बताओ भाई, मिल्क ऑफ मैग्नीसिया, अब इसके लिए मिल्क ऑफ मैग्नीसिया पता होना चाहिए तुमको, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यस, दैट इज न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, एंड बेसिक इन नेचर, है ना। मिल्क ऑफ मैग्नीसिया इज सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, is basic in nature when react with acid to neutralize the acidic in the form of neutral salt, कैसा बनाता है, न्यूट्रल सॉल्ट बना लेता है। जब भाई देखो सिंपल सी चीज है कि क्या कह रहा है, मिल्क ऑफ मैग्नीसिया, क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीसिया बोलते हैं। जब ये पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा,
बेसिक सॉल्यूशन बना लेगा। क्या बनाएगा? बेसिक सॉल्यूशन, है ना। ये क्या कर रहे हैं? व्हेन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया रिएक्ट विद एसिडिक एसिड, और जब ये बेसिक सॉल्यूशन एसिडिक सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? न्यूट्रल सॉल्ट प्रोड्यूस करता है, मींस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर है? द एसिड यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द फर्टिलाइजर्स एंड एक्सप्लोसिव इज, यस, कौन सा एसिड है जो फर्टिलाइजर की तरह खेतों में और एक्सप्लोसिव की तरह दोनों तरीके से इस्तेमाल किया जाता है? एक्सप्लोसिव और फर्टिलाइजर दोनों तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। एक्सप्लोसिव और फर्टिलाइजर, HCl कहीं एक्सप्लोसिव इस्तेमाल होता है क्या? यस, नाइट्रिक एसिड यूज द प्रोडक्शन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, है ना, या फिर एक्सप्लोसिव TNT, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, TNT इज एक्सप्लोसिव, ठीक है। यस, दैट इज नाइट्रिक एसिड। क्लोरामीन T इज एन, क्लोरामीन T वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में भी पूछा गया है ना। और जो चीजें गवर्नमेंट फार्मासिस्ट में पूछी जा सकती है वो एग्जिट एग्जाम में भी पूछी जा सकती है, कुछ मुश्किल नहीं, राइट। यस, क्लोरामीन T यूज्ड एज द डिसइंफेक्टेंट, कैसा है? एज ए डिसइंफेक्टेंट। डिटर्जेंट आर प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ H2SO4 ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, यस, डिटर्जेंट आर प्रिपेयर्ड, डिटर्जेंट कैसे बनता है? H2SO4 का इस्तेमाल करके, यस, दैट इज लॉरेल सल्फेट, है ना, लॉरेल अल्कोहल H2SO4 के साथ मिलके क्या बनाता है? डिटर्जेंट बनाता है। लॉरेल अल्कोहल और H2SO4 मिलके क्या बनाता है? डिटर्जेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एक्ट एन एंट एसिड, इनमें से कौन सा एंट एसिड, कोई एक है जो एंट एसिड की तरह काम नहीं करता, वो कौन सा है वो बताओ। विच वन इज नॉट एक्ट एज द एंट एसिड? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो है ही है भाई, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, पगला गए होगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है? ये सोडियम बाइकार्बोनेट ही तो है भाई, बाइकार्बोनेट ही तो है, यही तो एक अकेला है जो सिस्टमिक एंटासिड है। ये तो सिस्टमिक एंटासिड है, सबसे बढ़िया एंटासिड तो यही है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एल्यूमिनियम कार्बोनेट, ये सब तो वही है। क्या नहीं है? दैट इज सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट एंटासिड नहीं है, सोडियम बाइकार्बोनेट एंटासिड होता है। सोडियम कार्बोनेट विल नॉट एक्ट एज एन एंटासिड, इट इज कंसीडर्ड टू हार्श। सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करो तो बड़ा ही खतरनाक होता है हमारी स्किन के लिए, और इंटरनल यूज के लिए तो बहुत ही खतरनाक, बहुत ज्यादा खतरनाक, कास्टिक सोडा की तरह काट देगा, राइट। तो कुल मिला के पता चला, अब तुमको ये क्लियर हो गया कि भाई ये भी एंटासिड है, ये भी एंटासिड, ये भी एंटासिड। इस तरह से पॉजिटिव वे में लो। 3 तुमको एंटासिड के नाम पता चले, नोट डाउन कर लो। द मेन केस ऑफ एसिडिटी इन द स्टमक, स्टमक में एसिडिटी क्यों हो जाती है? यस, एसिडिटी क्यों हो जाती है? यस, क्यों? क्योंकि भाई कुछ उल्टा पुल्टा खा लेते हो जिसको डाइजेस्ट करने के लिए एक्स्ट्रा एसिड बॉडी से सिक्रीट हो जाता है। मींस आपकी जो पैराइटल सेल्स हैं वो ज्यादा एसिडिक सिक्रीशन कर देती हैं, ज्यादा एसिडिक सिक्रीशन कर देती है, जिसकी वजह से पीएच कम हो जाता है, जिसकी वजह से पीएच कम हो जाता है और एसिडिटी फील होने लगती है। ओके, तो यहीं तक रखते हैं, कल 100 क्रॉस कर लेंगे और आगे पढ़ेंगे। पहली, दूसरी, तीसरी, कल 3 यूनिट पढ़ के आना। पहली, दूसरी, तीसरी 3 यूनिट पढ़ के आना। ओके, पढ़ते रहो, दोस्तों को शेयर करते रहो, मेहनत करो, अदरवाइज मुश्किल है। कोई भी कंपटीशन आसान नहीं होता दुनिया में, कुछ भी बैठे बैठे बिना मेहनत के नहीं मिलता, ये ध्यान रखना। मजदूर भी 12 घंटे गर्मी में
भाई मेहनत करता है तब जाके शाम को उसके घर में चूल्हा जलता है, ये ध्यान रखना। चलो भाई बाय।